मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। आप हमें डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है हम आपको डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़ में हम उनका सबका डिस्कशन करते हैं और उसके साथ ही हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो डेली हम कर रहे थे, कुछ पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, फिर हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते थे। लेकिन आज हम थोड़ा चेंज करेंगे पैटर्न को। पहले हम जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहे हैं आज के न्यूज़ में वो डिस्कस करेंगे, उनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा जो पहला आज का आर्टिकल है वो है माइग्रेशन पर। वुमेन्स माइग्रेशन जो सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। ज़्यादा इंडिया में जो भी माइग्रेशन होता है फीमेल्स का, वो होता है शादी के कारण। मतलब जब शादी होती है, कोई भी फीमेल मतलब फीमेल है अगर शादी होती है तो वो ही अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाती है। तो अगर डाटा देखें तो जो भी माइग्रेशन हमारे इंडिया में होता है फीमेल का, सबसे ज़्यादा होता है वो शादी के कारण होता है। और अगर ओवरऑल माइग्रेशन देखें शादी को छोड़कर जो होता है, क्योंकि शादी एक मतलब शादी ज़बरदस्ती नहीं है या कोई ऐसा रीज़न नहीं मान सकते हम उसको कि कोई मजबूरी में छोड़ा गया है। ये तो एक सोशल कल्चर है। कल्चर मतलब एक तो कल्चर है, उसके साथ ही छोड़ते हैं लोग। लेकिन इसके अलावा देखें, अगर एजुकेशन हो गया, जॉब हो गया, या कोई और रीज़न होगा जिसकी वजह से वुमेंस वगैरह हैं जो माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो लगभग अगर डाटा देखा तो लगभग 100 मिलियंस फीमेल्स ऐसी हैं जो शादी को छोड़ करके सारी चीज़ों के लिए यहाँ से वहाँ माइग्रेट करती हैं। उसके बारे में हमारा आज का आर्टिकल रहा है। क्या लिखा है? अ ब्लड मैपिंग ऑफ इंटरनल फीमेल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन मतलब कि हो सकता है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। इंटरनल ही है, एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल मतलब क्या हो जाएगा कि इंडिया में रह रहा है, कोई यूके गया, यूएस गया, होता तो ये भी है। अगर कोई कोई मेल पर्सन है वो यूके कनाडा शिफ्ट है, वहाँ पे जॉब कर रहा है, तो होता क्या है एट द एंड अपनी वाइफ को वो वहीं भी बुला लेते हैं। तो अगर किसी को एडजस्ट करना पड़ता है वो फीमेल्स को एडजस्ट करना पड़ता है। तो माइग्रेशन इस वजह से भी देखने को मिलता है हमारे यहाँ पर। और भी चीज़ें हम साइड डिस्कस करेंगे, साइड डायमेंशन देखेंगे हमारे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम पॉइंट वाइज अगर देखें, हमारा तो पहला होता है मैरिज का। ठीक है, इनको हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा अगर पहला रीजन देखें तो वो है मैरिज। मैरिज की वजह से बहुत सारी फीमेल्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाती हैं, शहरों के मतलब शहर से दूसरे शहर जाती हैं। दूसरा हमारा देखें तो जॉब हो गया। आजकल जो है फीमेल्स क्या हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिख रही हैं, तो जॉब के लिए भी यहाँ से वहाँ माइग्रेशन होता है उनका। उसके साथ ही अगर तीसरा हम देखें, हम पहले जॉब लिख लेते हैं, एजुकेशन। देखिए पहले इतना ट्रेंड नहीं था कि लड़कियां बाहर जाके पढ़ेंगी, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल लड़कियां हैं मतलब शहर से बाहर भी जाती हैं और ऑल ओवर इंडिया से भी लोग बाहर भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो ज़्यादा डाटा ज़्यादा नहीं है, डेट मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स कैंडिडेट ज़्यादा नहीं, लेकिन क्या एजुकेशन की वजह से भी लोगों को लड़कियाँ बाहर जाती हैं। लेकिन अगर ऐसे हम देखें ना, बहुत ग्राउंड लेवल पर जाकर देखें तो लड़कियों को ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं ताकि मतलब शादी करने के पर्पज से पढ़ाते हैं। जैसे बोलेंगे भाई तुम BTC कर लो या बीएड कर लो, कि बीएड कर लोगी तो आसपास ही रहोगी, शादी वादी हो जाएगी, आसपास ही रखेंगे। तो ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो इसमें थोड़ा सा जो नंबर ऑफ माइग्रेशन है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हम पॉइंट एक ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, फूड सिक्योरिटी को लेकर हो गया। ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, फीमेल्स वगैरह बहुत सारी काम वगैरह भी करती हैं, क्योंकि उनको घर पे भी काम संभालती हैं, बाहर भी काम संभालती हैं। तो होता है कि अगर कोई उनका मतलब हस्बैंड है, मतलब शादी का रीज़न नहीं है माइग्रेशन का, लेकिन क्या है हस्बैंड किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ जाकर भी रहती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए भी रहती हैं। और क्या है, एक तो होता है लिमिटेड एजुकेशन। इनके बारे में अगर देखें तो हमारा एक हो सकता है लिमिटेड एजुकेशन। इसका क्या मतलब है, उतनी ही शिक्षा दिलाई जाए जितनी ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला ना, BTC करा देंगे, बीएड करा देंगे। लिमिटेड है कि घर के आसपास ही कोई कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पढ़ा दिया, बीएड करा दिया। उसके बाद क्या है कि उनको जॉब मिलेगी जब, तो अगर बीएड करेगा कोई मतलब फीमेल कैंडिडेट है, बीएड करेगी या BTC करेगी, तो होता क्या आसपास के ज़िले में उनकी जॉब लग जाती है। तो इस तरीके इसको बोल सकते हैं हम लिमिटेड एजुकेशन, इसको बोल सकते हैं। और अगर देखें हम, जो पास्ट लॉकडाउन के बाद देखने को क्या चीज़ें मिली हैं, जैसे जब लॉकडाउन लगा उसके बाद क्या हो गया, फीमेल्स वगैरह क्या होगी, वो घर पे ही रह गई, घर में खाना बनाने में बिजी हो गई, घर को संभालने में बिजी हो गई। जॉब वगैरह भी जो करते थे वो उन्होंने भी छोड़ दी है चीज़ें। ये सारी चीज़ें हमारी जो भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो फीमेल्स पे ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन जो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो माइग्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है, तो वो हमारा होता है शादी की वजह से, एजुकेशन की वजह से, जॉब हो गया, और भी चीज़ें हैं। अगर हम अपने संविधान में देखें कि हम अगर कहीं माइग्रेट कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, तो हमारे कहाँ पे दी है, तो हमारे जो संविधान का पार्ट 3 है,
संविधान का जो पार्ट 3 है उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर जो 35 तक है, हमारा एक आर्टिकल है 21, एक आर्टिकल हमारा होता है 19, जो हमें कहीं भी माइग्रेट करने की, आने जाने की सुविधाएं देता है या अधिकार देता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ये हमारा आर्टिकल 21 है, ये देता है हमें अधिकार कहीं भी जाने का। आप इंडिया से बाहर भी ट्रैवल करना चाहें तो इस अधिकार के तहत कर सकते हो। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 19 है वो जो सुविधा प्रदान करता है वो होता है कि आप इंडिया, इन बिटवीन इंडिया, मतलब इंडिया में अगर कहीं आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, कहीं जाना चाह रहे हो, तो आप इसका हवाला दे सकते हो कि हमें आर्टिकल 19 के तहत कहीं भी आने जाने की, घूमने की छूट दी गई है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आज का, आपको सबको पता ही होगा, इजराइल और फ़लस्तीन का जो मामला चल रहा है, उसमें जो फ़िलिस्तीन्स हैं, फ़िलिस्तीन में तो जो भी वहाँ पे जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, चीज़ें झेल रहे हैं, उनको फंडिंग मिल रही थी बाहर, ऑल ओवर बहुत सारी कंट्रीज़ वगैरह फंडिंग दे रही थी, तो फंडिंग रुक गई है। उसी से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है। क्या लिखा है? व्हाट इज़ UNRWA एंड वाई हैव वेस्टर्न कंट्रीज पॉज इज फंडिंग एमिड गाजा वार। जो फंडिंग उनको मिल रही थी वो फंडिंग रोक दी गई है, उसके बारे में हमारा आर्टिकल है। ये देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। इट इज़ अ यूनाइटेड नेशंस एजेंसी एस्टेब्लिश्ड बाय द जनरल असेंबली इन 1949। इसको 1949 में यूनाइटेड एजेंसी है जो उसने स्थापित किया था, ताकि जो लोग भी वॉर वगैरह झेलते हैं, उसके से जो उनको नुकसान होता है, उन सबको सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए। उसमें क्या होता है, जो फंड बनाते हैं ना, इसमें कोई भी कंट्री अपने हिसाब से अपना जो भी चाहे वो डोनेट कर सकती है, पैसे दे सकती है। तो इसमें जो फंडिंग आ रही थी वो रुक गई है, इसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो ये फंडिंग आ रही थी यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी फॉर पैलेस्टीन, ये है, ये किसके तहत स्थापित है, किसने स्थापित की थी? तो क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी जो एस्टैब्लिश्ड बाय द जनरल असेंबली इन 1949 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इट सपोर्ट्स द रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पैलेस्टीन्स रिफ्यूजीज अक्रॉस इट्स 5 फाइल्स ऑफ द फील्ड्स ऑफ द ऑपरेशन। बहुत सारे ऑपरेशन वगैरह होते हैं, उसके तहत वो सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन के लोगों को जो भी वहाँ पे वॉर वगैरह झेल रहे हैं। क्या है इसके बारे में? इट्स सर्विसेज encompass education, health care, relief and social services, camp infrastructure and improvement, protection and माइक्रो फाइनेंस। ये सारी चीज़ें सेक्टर्स वगैरह हैं। कौन कौन से सेक्टर्स इसमें देख रहा है? एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के लिए भी ये फंड काम करता है। इसके साथ क्या हो, हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर जो वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे जैसे कोई घायल है उनको मतलब दवाइयाँ वगैरह प्रोवाइड करना, उनको सारी चीज़ें जो है हेल्थ में जो भी चीज़ें यूज़ करती है, हेल्थ केयर में जो भी किट्स वगैरह यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना हो गया। रिलीफ हो गया, उनको रिलीफ कैंप्स वगैरह लगाते हैं। सोशल सर्विसेज हो गई, खाना बांटना, पानी बांटना, ये सारी चीज़ें भी, इसके लिए भी फंड यूज़ होता है। कैंप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, जैसे अगर किसी का जो कोई पूरा ये एरिया है, ठीक है, ये मानिए पूरा एरिया है, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो कहीं दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे, तो उनके लिए तुरंत तो घर बना सकते हैं, तो कैंप वगैरह लगाते हैं, उसके लिए भी पैसा यहाँ से मिलता है। और क्या होगा, प्रोटेक्शन एंड माइक्रो फाइनेंस, उनकी सुरक्षा करना, उनको पैसे वगैरह प्रोवाइड करना, सारी चीज़ें इसके तहत मिल रही थी, जो भी फंड मिल रहा था। और इसमें क्या है, इट्स मिशन इज़ टू हेल्प पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन जॉर्डन। अगर आपसे पूछे कि जो फंड मिल रहा था वो कौन कौन से जगह के लोग हैं, कंट्रीज़ के लोग हैं जिनको सपोर्ट करता है, तो कहाँ पे है ये? पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम एंड गाजा स्ट्रिप। ये सारी जगह हैं जहाँ पे जो लोग रह रहे थे, रिफ्यूजीज वगैरह, पैलेस्टीन्स के जो रिफ्यूजीज रह रहे थे, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, मेडिकली हेल्प करने के लिए फंड यूज़ हो रहा था। ठीक है, इसमें और क्या लिखा, इट इज़ फंडेड ऑलमोस्ट इंटायरली बाई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। मैंने बताया आपको जो भी इसमें होता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी कंट्री चाहे जितना कंट्रीब्यूट करना चाहे वो कंट्रीब्यूट करके लोगों को सपोर्ट करने का कोशिश करती है। ठीक है, फिर क्या है, फिलिस्तीन रिफ्यूजीज are defined as persons who normally place of residence was Palestine during the period 1st June 1946 to 15th May 1948 and who lost both home and means of livelihood as a result of 1948 conflict। जो गाज़ा और मतलब जो फ़लस्तीन का और इज़राइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ गाज़ा को लेकर 1948 में, तो जो लोग वहाँ पर रह रहे थे ना, बहुत सारे रीजन्स की वजह से उनको कहीं ना कहीं माइग्रेट होना पड़ा, यहाँ से वहाँ जाना पड़ा। इसकी वजह से जो लोग अफेक्ट हुए हैं उन सबको सपोर्ट करने के लिए ये फंड काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आज का, जीएसटी से रिलेटेड है। सेटबैक फॉर हॉल, नेस्ले, पतंजलि एंड अदर एज हाई कोर्ट अपहोल्ड एंटी प्रॉफिटेरिंग प्रोविजंस अंडर जीएसटी। हो क्या रहा है, बहुत सारी कंपनीज वगैरह हैं, जैसे क्या हो गया, पतंजलि हो गया, नेस्ले हो गया,
ये सारी कंपनीज क्या हैं, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट कोई चार्ज लगाती है, कोई जीएसटी वगैरह इम्पोज करती है, उसके बाद क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है मान लीजिए आप एजुकेशन के फील्ड में कहीं जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो 18% चार्ज कर रही है एज अ जीएसटी एजुकेशन पर। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट को पता लगा या जीएसटी काउंसिल पता लगा कि जो हम टैक्स चार्ज कर रहे हो बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, 18% से घटा करके 18% से घटाकर उन्होंने कितना कर दिया, 9% कर दिया। लेकिन जो कंपनीज वगैरह हैं, जो एजुकेशन जो भी मतलब प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, वो गवर्नमेंट को तो 9% दे रहे हैं, लेकिन आपसे वो 18% ही चार्ज कर रहे हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट जो है जीएसटी बढ़ाती है तो बढ़ा देते हैं, चार्जेस बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट वहाँ से कम करती है तो वो कम नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है। वो तो बिल देखते हैं, जो भी वहाँ पे मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग वो पे कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो, जो भी कंपनीज हैं जो प्रॉफिट गेन कर रही हैं गलत तरीके से, उन सबको काउंटर करने के लिए हाईकोर्ट ने अभी एक मतलब सजेशन जारी किया है, उसके बारे में है। इसके बारे में अगर देख लें हम, NAA नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी जो है, एंटी प्रॉफिटिंग मतलब अगर आप गलत तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसको काउंटर करने के लिए जीएसटी के अंदर ही कार्यरत है ये। अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी कब आया है, कौन से संविधान संशोधन के तहत हम इसको लाए हैं, तो जीएसटी हमारा आया है 101वां संविधान संशोधन किया गया था 2017, 1 जुलाई से लागू किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। 1 जुलाई से लागू किया गया है, उसके तहत है। अगर आपसे पूछा जाए कि जब जो NAA है उसके किसके तहत कार्यरत है, कौन से मिनिस्ट्री के तहत कार्यरत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कार्यरत है, उसके अंदर ही कार्य करता है। देखिए इसके बारे में कि लोगों को कैसे कैसे नुकसान हो रहा है, ये अथॉरिटी जो हमारी कैसे काम करती है। तो क्या है, प्रॉफिटेरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी मीन्स दैट व्हेन द जीएसटी काउंसिल लोवर द टैक्सेस रेट्स एंड गुड ऑन सर्विसेज, ट्रेड्स डू नॉट लोवर देयर प्राइसेस। बोल रहा है कि जब जीएसटी काउंसिल किसी भी चीज़ के पैसे कम करती है, टैक्स रेट कम करती है, लेकिन क्या होगा, चीज़ें होगी, गुड्स वगैरह हो गए, सर्विसेज वगैरह हो गए, उसमें टैक्स जो है कंपनी कम नहीं करती है। इससे रिलेटेड है ये चीज़ें। फिर क्या लिखा है, ट्रेड्स हैव अ सिग्निफिकेंट inclination to swiftly increase the price of the commodity whose tax rates has been raised। होता क्या है, अगर टैक्स कोई भी चीज़ के टैक्स बढ़ता है तो उसके प्राइस बढ़ा देते हैं। आप देखिए कोई भी सामान देखेंगे ना, पहले 10 की मिल रही थी वो 15 की मिलने लगी, 25 की मिलने लगी, 45 की मिलने लगी, मतलब उसमें रेट क्या कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट बहुत बार ऐसा करती है कि जो चीज़ें बहुत महंगी मिल रही थी पहले, उनमें थोड़ा सा टैक्स वगैरह कम करती है। लेकिन आप कभी भी कहीं भी ग्राउंड लेवल पर देखेंगे कोई भी चीज़ आपको पहले से सस्ती नहीं मिलेगी। बोलते रहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इसके तहत क्या, चीज़ों के प्राइस वगैरह कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहते हैं। ये चीज़ें होती है तो कंपनी तो प्रॉफिट कमाती है, लेकिन जो कस्टमर्स वगैरह हैं उनको बहुत नुकसान होता है। उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें अभी हाल ही में चर्चा बनी हुई हैं। देखिए लिखा है, वाइल कंज्यूमर्स लूज इन दिस सिनेरियो, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको इस सिनेरियो में बहुत नुकसान होता है, उसके तहत ये स्टार्ट किया गया। तो आपसे अगर पूछता है NAA अथॉरिटी किसके तहत कार्यरत है, तो जीएसटी काउंसिल है, उसके अंदर ही कार्यरत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ही कार्यरत है, ठीक है। और किस लिए काम करती है आपसे पूछ सकता है, एक ऑप्शन आपको दे सकता है कि NAA अथॉरिटी जो है किस लिए कार्य करती है या क्या कंट्रोल करती है, तो आप इसको याद रखिएगा। हमारा आज का जो नेक्स्ट आर्टिकल है IB की साइड से लिया है हमने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की साइड से, ठीक है। क्या है, सक्सेसफुल डाइवर्जन ऑफ चेनाब रिवर अचीव्ड अ रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर। रिवर जो है डाइवर्जन टू एक्सपीडिएट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है, चेनाब रिवर में। उसके तहत जो नदी का डाइवर्जन किया गया उसके बारे में दिया गया। तो एक बार देखते हैं, ये इमेज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपके पास मैप है तो आप मैप में खोल के एक बार देखिएगा चेनाब जो है कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ बहती है, ठीक है, क्योंकि आपको जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका हम देखते हैं क्या है, इट इज़ एन 850 मेगावाट रन ऑफ वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट ऑन द चेनाब रिवर इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपसे पूछ सकता है कि जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 850 मेगावाट का स्टार्ट किया जा रहा है कौन से रिवर में हो रहा है, तो चेनाब रिवर में किया जा रहा है। आपसे जिला पूछे अगर तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, आपको याद रखना है। रिवर ये चेनाब रिवर हो गई। इसके बारे में क्या लिखा है, इट इज़ अ मेजर रिवर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में जो सबसे बड़ी रिवर है वो यही है, मेजर रिवर है, आप इसको याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है ना कि कौन से बॉर्डर स्टेट हमारा है चेनाब के साथ, तो पाकिस्तान के साथ ही हमारा बॉर्डर कंट्री है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ओरिजिन कहाँ से होता है रिवर का। ओरिजिन क्या है, इट इज़ अ फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ 2 स्ट्रीम्स, 2 स्ट्रीम्स हैं उसके साथ इसका होता है चंद्रा एंड भागा। चंद्रा और भागा 2 स्ट्रीम्स हैं, उससे बनती है ये एट तंडी इन द अपर हिमालयाज इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल स्पीति है वहाँ पे मिलती हैं, उसके तहत इस नदी का निर्माण होता है। इट इज़
इन इट्स अपर रीचेस इट आल्सो नोन एज द चंद्रभागा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको और भी किस नाम से जानते हैं, तो चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चेनाब रिवर है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी, किस नदी की सहायक नदी है? तो ट्रिब्यूटरी किसकी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं हम इसके देखें। ट्रिब्यूटरीज हैं मियार, नल्ला, सोहल, थिरोट, ये हो गई, लिदारी, मरसुदारी से, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं ये, आप इसको याद रखिएगा एक बार। फिर क्या है, आफ्टर रिसीविंग द झेलम रिवर नियर ट्रिमू द चेनाब इम्प्राइजेज इनटू द सतलज रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। क्या बोलता है, बोल रहे हैं इसमें कि झेलम रिवर से मिलने के बाद आगे चल के सतलज में मिलती है और किसकी सहायक नदी बन जाती है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। ये देखिए अगर इसके बारे में, इसमें हमें साफ तो दिख नहीं रहा है, ये हमारी चेनाब रिवर है, ठीक है, ये चेनाब रिवर है, ठीक है, याद रखिएगा। ये रही सतलज, ये रावी है, ये सतलज है, ठीक है, ये इंडस रिवर है, आके यहाँ पे फाइनली ये इंडस रिवर यहाँ से चल रही है, ये चेनाब हमारी है, यहाँ पे आकर के पहले सतलज से मिलेगी, फिर यहाँ पे ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, इसकी सहायक नदी है। आपसे अगर पूछता है दाहिने हाथ की है बाएं हाथ की है सहायक नदी, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अगर हम बात करें द इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी, आपसे पूछ सकता है। द इंडस वाटर ट्रीटी जो है 56 ईयर ओल्ड है ट्रीटी, और 56 साल पहले ट्रीटी हो गई थी। किस किसके बीच हुई है? तो साइन इन 19 सितंबर 1960 में साइन हुआ था। हमारे जिन्होंने साइन किया था प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम के, ठीक है। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट कौन थे? अयूब खान थे, ठीक है। और अगर इसके पूछा जाए कि इसकी मेज़बानी किसने की थी, जो ट्रीटी हुई थी, तो हमारा कौन सी ऐसी संस्था जो मेज़बानी कर रही थी? तो वर्ल्ड बैंक ऐसी थी जिसने इस मतलब इस ट्रीटी की मेज़बानी की थी, उसके तहत सारी चीज़ें आगे बढ़ाई गई थी, ठीक है। चलते हमारे आज के नेक्स्ट आर्टिकल में। हमारे नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। जो हिम तेंदुए हैं, जो स्नो लेपर्ड्स है, उसके बारे में भूपेंद्र यादव जी ने एक रिपोर्ट जारी की है कि कौन से स्टेट में कितने हिम तेंदुए हैं, उनका कंजर्वेशन कैसे किया जा रहा है, उनके बारे में सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा क्या लिखा है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। यह अभूतपूर्व अध्ययन जो है भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन जो होता है हर साल हम करते हैं, कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जो देश में इस मायावी प्रजाति की आबादी का आकलन करने के लिए पहली वैज्ञानिक आबादी, मतलब पहली बार ये स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि हम बता सकें कि हमारे इंडिया में कितने हिम तेंदुए हैं और स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, कहाँ पर रहते हैं और किस स्टेट में कितने हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा हमारा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए पाए जाते हैं, या आपका मैच करने के लिए पूछ सकता है कि घटते क्रम में सेट करिए या बढ़ते क्रम में सेट करिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एसपीआई जो एक कठोर अव्यवस्थित प्रयास भारत में 718 हिम तेंदुओं की उपस्थिति की रिपोर्ट करता है। तो आपसे अगर पूछे कितने टोटल हिम तेंदुए हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है हो सकता है यूपीपीसीएस में ना पूछे, यूपीएससी में ना पूछे, लेकिन आरओ जो है और भी वनडे एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, उसमें आपसे वन लाइनर या फैक्चुअल डाटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है। तो आपसे पूछ सकता है कि हिम तेंदुए भारत में कितने हैं, तो 718 लगभग हिम तेंदुए हैं, ठीक है। इसके बारे में और देखिएगा तो हिम तेंदुओं रेंज वाले राज्यों में जो है मैसूर और ये सारी चीज़ें इसमें रिलेटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंपॉर्टेंट डाटा हमारे लिए है, ये देखते हैं क्या बोला है। एसपीआई ने भारत में संभावित हिम तेंदुओं के लिए 70% से अधिक निवास स्थान को कवर किया। मैंने आपको बताया था कि जो स्नो लेपर्ड्स वगैरह हैं, अगर उनका देखा जाए तो भारत में कितने लगभग 70% पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके निवास स्थान के बारे में था कि लगभग 60% ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। और अगर नंबर वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चीन में पाए जाते हैं। ये हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं, किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अध्ययन में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है यूटी जो है कहाँ कहाँ मिलते हैं, हम इनको देख लेते हैं एक बार। आपसे अगर ऑप्शन पूछा जाता, ऑप्शन अगर आपसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन कौन से स्टेट्स जगह है जहाँ पे हिम तेंदुए पाए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए क्या है। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी जगह हैं जहाँ पे हम हिम तेंदुए पाए जाते हैं। बिल्कुल मिलेंगे। देखिए यहाँ जहाँ पे भी स्नो कवर मिलता है हमें, जहाँ पे पहाड़ वगैरह एरिया है, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह मिलती है, वहाँ पे ही हमें सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लिखा है 2019 से लेकर 2023 तक आयोजित मूल्यांकन में 2 चरणीय ढांचे का उपयोग किया गया है, जिसमें स्थानिक वितरण मूल्यांकन और कैमरा टैप के माध्यम से बहुत यातायात अनुमान शामिल था। मतलब क्या किया गया, बहुत सारी जगह जो है जंगल वगैरह, वहाँ पर कैमरेज वगैरह लगाए गए हैं, आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया है। सारी चीज़ों को मेज़र करके ही जनसंख्या इनकी निकालेगी कि लगभग इंडिया में इतने हिम तेंदुए
तेंदुए आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपके फैक्चुअल हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि कौन से स्टेट में कितने कितने हिम तेंदुए मिल सकते हैं, आपको कितने संख्या कितनी है, आपसे ये एक बार सीक्वेंस आपको बनाने को आ सकता है कि आरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सेट करिए। देखते हैं क्या लद्दाख में कितने हैं, 477 हिम तेंदुए हैं, उत्तराखंड में है 124, हिमाचल प्रदेश में है 51, अरुणाचल प्रदेश में है 36 और सिक्किम में है 21 और लास्ट सबसे कम कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है 9 ओनली। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे सबसे कम कहाँ पे है तो JNK में है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो लद्दाख में है। ठीक है, ये डाटा एक बार आप याद रखिएगा। इसके बारे में हमारी एक ये रिपोर्ट है समझ और मतलब समझ विकसित करने के लिए कि पहले जो डाटा हमारे पास था उसमें कितनी संख्या थी या कैसे हमने मेज़र किया था। उसके बारे में क्या लिखा, 2000 से पहले भारत में ही तेंदुओं पर शोध सीमित था। मतलब 2016 से पहले हम क्या करते थे, बहुत कम ही इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे या शोध कर रहे थे और उनकी सीमा के केवल 1/3 हिस्से पर केंद्रित था। मतलब कि जहाँ पर अगर वो रहते हैं, अगर इतने एरिया रहते तो हम बस इतना ही कवर कर रहे थे, इतने में ही इनकी जनसंख्या काउंट कर रहे थे, इनके बारे में देख रहे थे क्या कैसे रहते हैं। हाल के सर्वेक्षणों ने स्नो लेपर्ड्स के रेंज को लगभग 80% हिस्से को कवर करने के लिए ज्ञान का विस्तार किया, जबकि 2016 में 56% था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो 56 जो हम 2016 तक हम कितना % कवर कर रहे थे, जो हम जनसंख्या काउंट करने के जो एरिया कवर कर रहे थे वो 56% ही यूज़ कर रहे थे। अभी हमने कितना किया है, लगभग जहाँ पे वो रहते हैं जो काउंटिंग हुई है ना, अभी भी 100% एरिया को कनेक्ट नहीं किया गया या मतलब पूरा काउंट नहीं किया गया। लगभग 80% एरिया जहाँ पे मतलब से हिम तेंदुए रहते हैं उसको हमने अच्छे से छानबीन की है, वहाँ पे कैमरे वगैरह लगाए हैं और तभी हमने संख्या बताई है इसकी। ठीक है, चलिए हमारे जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको एक बार डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था हम पहले आज सारे आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक जो है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक नाम इसका इंग्लिश में अगर देखें क्या, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है 2023 में शीर्ष कौन है, शीर्ष पर कौन है। ऑप्शन देखें तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। सही आंसर मार्क करिए आप। हमारा सही आंसर क्या है, डेनमार्क। डेनमार्क जो है सबसे फर्स्ट नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे भ्रष्टाचार सबसे कम देखने को मिलेगा आपका। और ये सीक्वेंस मैंने जानबूझ के सेट किया ऐसे, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है और ये फोर्थ नंबर पे है। बात करते हैं कि ये जारी कौन करता है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी है, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी संस्था है, वो जारी करती है। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया की कौन सी मतलब इंडिया कौन सी रैंक पर है, इसके बारे में बात करें तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया की इसमें रैंक कितनी है। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है इसमें। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लास्ट कंट्री कौन सी है, सबसे लास्ट कंट्री कौन सी है और सबसे पहली कंट्री। हमें पहला पता चल गया कौन सा है, पहला हमारा डेनमार्क है। हमारा सबसे लास्ट जो होगा 180 नंबर पर है सोमालिया। इससे हमें ये भी पता चला कि कुल टोटल कितनी कंट्रीज़ का एवोल्यूशन किया गया है, तो लगभग 180 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें देखा गया है कि भ्रष्टाचार कितना क्या कैसे है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अगर हम बात करें भूटान, भूटान के बारे में तो भूटान कौन से नंबर पर है, भूटान है 26 नंबर पर। मालदीव है 93 नंबर पर। ये सारा डाटा मैंने एक जगह लिख रखा है। मालदीव 93 नंबर पर है। नेपाल है 18 नंबर पर। और हमारा लास्ट अगर पाकिस्तान देखें 113 नंबर पर। ये सारा डाटा है हमारी कौन से नेबरिंग कंट्रीज कौन सी जगह पर हैं। इंडिया का आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इंडिया कौन से स्थान पर है। 90+ है, आपको मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। 90+ जो है उसकी रैंक है, जो अपने आप में अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार वगैरह देखने को मिलता है। तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे हमारी जो अभी 2023 से लेकर अभी तक जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स रही हैं वो किसने निकाली हैं और इंडिया की उसमें रैंक कौन सी रही है और फर्स्ट नंबर पे कौन रहा उनको आपको देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है फिनलैंड जो है फर्स्ट नंबर पर इसमें भी रहा है। और हमारे इंडिया की इंडिया जो हमारी है वो है 126 नंबर पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स देखें तो 126 नंबर पर हम हैं और फर्स्ट नंबर पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप में हम 127 नंबर पर है, आइसलैंड पहले नंबर पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इसको। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है 4th नंबर पर हमें, USA फर्स्ट नंबर पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये जो हमारा है ये लास्ट ईयर भी ऐसा ही था और इस साल भी सेम ही है, सेम सीक्वेंस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए।
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक अगर देखें तो हम 67 नंबर पर हैं, स्वीडन फर्स्ट नंबर पर है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको भी जारी करता है। नेक्स्ट क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है उसमें हम 40 नंबर पर हैं, डेनमार्क पहले नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर है और इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। और इंडिया कितने नंबर पर, 161 नंबर पर। ये सारी चीज़ याद नोट कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आपसे बहुत जरूर पूछता है। नेक्स्ट देखिए हमारा तो आर्थिक सूचकांक जो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है 131 नंबर पर है हम हैं और सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स देखिए यूएस जो है फर्स्ट नंबर पर है, इसका सॉरी ये जो सीक्वेंस है यूएस फर्स्ट नंबर पर है, चाइना सेकंड नंबर पर है और इंडिया ये थर्ड नंबर पर है। ये जो रिपोर्ट है वो एज इट इज़ है 2024 के लिए भी सेम ही पैटर्न चल रहा है अभी इसमें। वर्ल्ड बैंक के बारे में देखें, रसद प्रतिशत सूचकांक है जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है उसमें हम 38 नंबर पर 38 नंबर पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगर इसके बारे में और रिपोर्ट्स जो हमारी है साल की, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है 40 नंबर पर है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर है, विपो जो जारी करता है, ठीक है, विपो जारी करता है इसको। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है हम 111वें नंबर पर हैं और इसमें बेलारूस पहले नंबर पर है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में हम 56 नंबर पर हैं और फर्स्ट नंबर पर स्विट्जरलैंड है। फोर्थ नंबर देखें इसमें कौन सी है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स हम 45 नंबर पर है, नीदरलैंड फर्स्ट नंबर पर है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स जो है 64, डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर है। IQ एयर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी देखें बीजिंग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। हमारा अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुंबई जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी के रूप में है। फिनटेक यूनिकॉर्न लिस्ट में अगर देखें तो हम थर्ड नंबर पर है, यूएस जो है फर्स्ट नंबर पर है। इंडिया स्किल रिपोर्ट देखें तो केरला हमारा है। इसका मतलब क्या है, इंडिया स्किल रिपोर्ट का मतलब क्या है, ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ पे मतलब वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, काम करना बहुत आसान है, सबसे अच्छा लोगों को मज़ा आता है, तो वो कौन सा है, केरला है। केरला के बारे में है ये, ठीक है। NCRB की जो खाद्य पदार्थ मिलावट के मामले में है वो दिल्ली है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता है। प्रेषण प्राप्त करता है मतलब क्या होता है, रेमिटेंस। कि हम अगर आप देखेंगे डाटा उठाकर तो भारतीय जो है ऑल ओवर कंट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह रहते हैं और वहाँ से इनकम जनरेट करके या इनकम मतलब कुछ आय अर्जित करके भारत में भेजते हैं, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। उसके मामले में अगर देखें तो भारत जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है, ठीक है। नेक्स्ट जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जो है हम उसमें 80 नंबर पर हैं। आप मुझे बताइए कौन जारी करता है, मैंने अभी आपको आई थिंक 2 या 3 दिन पहले पढ़ाया था। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हम उसमें 7 नंबर पर है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, हाल ही में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ट्राई। ऑप्शन देखते हैं, अनिल कुमार लाहौटी, नीना सिंह, अविन पनगड़िया, अनीस शाह। तुम्हारा सही ऑप्शन क्या है, अनिल कुमार लाहौटी। ये जो है इनको ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ट्राई का देखें तो ट्राई क्या है, फुल फॉर्म क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। जो ये अनिल कुमार लाहौटी हैं ये पहले भी चर्चा में रहे हैं, हमारे रेल मंत्री पहले रह चुके हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे तो कौन रहे, ये रेल मंत्री रह चुके हैं। और नीना सिंह इनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये CISF की पहली महिला नियुक्त हुई है अध्यक्ष, पहली महिला नियुक्त हुई अध्यक्ष। अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी हाल ही में। और अनीस शाह के बारे में आप बताइए, ये फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, ये फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए। अगर इनके कार्यकाल के बारे में बात करें कि जो ट्राई के अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल होता है 3 साल या फिर 75 ईयर्स ओल्ड, जो भी इससे पहले होता है। अगर आप 75 साल के, जैसे अभी इन्होंने ज्वाइन किया, मान लीजिए कोई और व्यक्ति ज्वाइन करता है वो 71 ईयर्स के हैं, ठीक है, तो वो 2 साल ही काम करेंगे। क्योंकि ये रूल है कि आप या तो 75 ईयर्स तक काम करिए या फिर 3 सालों तक आप उसमें एज अ अध्यक्ष काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगर क्वेश्चन देखें क्या है, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। अगर ऐसे काउंट करेंगे ना कि किस स्टेट की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है या इंपॉर्टेंट रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं। उसके बारे में बोला है कि किस मंत्रालय, मतलब मंत्रालयों को भी अवार्ड दिया गया, मतलब या स्थान दिए गए प्रथम सेकंड द्वितीय। तो उसके बाद देखते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कल्चरल मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसे पहली रैंक दी गई है, वो है कल्चरल मिनिस्ट्री। संस्कृति मंत्रालय है, उसको पहला स्थान दिया गया है। इसके बारे में और देखते हैं हम, केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों ने संस्कृति मंत्रालय की झांकी प्रथम पुरस्कार जीता है। अगर मंत्रालयों को कंपेरिजन करके बहुत सारी झांकियाँ प्रस्तुत हुई थी, उसमें सारे मंत्रालयों ने अपनी अपनी झांकी प्रस्तुत की थी, तो सबसे अच्छी जिसे माना गया है वो कौन सी है, वो संस्कृति मंत्रालय की झांकी प्रस्तुत की गई है, ठीक है। अगर उनकी झांकी की थीम की बात करें तो क्या थी, लोकतंत्र की जननी, ये उनकी थीम थी,
थीम पर आधारित थी। अगर हम अलग अलग कैटेगरीज में देखें कि किस किस कैटेगरी में किसे दिया गया है, तो अगर देखिए पीपल्स चॉइस कैटेगरी, मतलब लोगों से वोट कराया गया था कि आप वोट करिए कि कौन सी आपको स्टेट की झांकी सबसे अच्छी लगी है। उसमें जो है गुजरात पहले नंबर पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर। अगर जजेस चॉइस की बात करें, मतलब उनका एक जजेस बेंच होता है खुद का, जो डिफेंस मिनिस्ट्री और मंत्रालय आपस में काम करके उनके जजेस की पूरी मतलब टीम होती है, उनसे पूछा गया है कि आप मतलब वोट करिए कौन से सबसे अच्छी रही, तो उड़ीसा को उन्होंने पहले नंबर पर रखा है और गुजरात को सेकंड नंबर पर, तमिलनाडु को थर्ड नंबर पे। आप ये जो कैटेगरीज हैं जो जिसके तहत इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। इसके थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, गणतंत्र दिवस के बारे में, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स जो भी आपके ना उसमें थीम पूछ सकता है आपसे, और कौन हमारे मुख्य अतिथि रहे, तो उनके बारे में आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो हमारे देखते हैं क्या है थीम हमारी क्या रही है इस बार के गणतंत्र दिवस की। तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका चीफ, ये जो है यहाँ से अलग होगा, ठीक है। थीम क्या है हमारी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये हमारी थीम रही है इस बार की। अगर हम चीफ गेस्ट की बात करें तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे हमारे इमैनुअल मैक्रोन, ये हमारे मतलब गेस्ट रहे हैं। गुजरात की झांकी जो है पर्यटन गांव की थीम पर आधारित थी। उड़ीसा की झांकी जो है राज्य में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ इसके समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित किया था। आपसे अगर पूछा जाता है कि दोनों ना अलग अलग कैटेगरीज में पहले नंबर पर हैं, तो आपसे इन दोनों की थीम पूछी जा सकती है। तो हमारी जो गुजरात की थी पर्यटन गांव की थीम पर आधारित थी, और जो उड़ीसा की थी वो वुमेन एम्पावरमेंट पर आधारित थी, ठीक है। इनकी झांकियां भी आप देखेंगे तो आप झांकी देखकर ही बता सकते हैं कि कौन किस पर आधारित थी। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च किया है। आपको मैंने पढ़ाया था अभी हाल ही में, शायद कल के आर्टिकल में पढ़ाया था कि जो हमारा इनसैट 3DS है वो इसरो ने लॉन्च किया है। कौन सा व्हीकल यूज़ किया है, कौन सा ऑप्शन देखते हैं। हमारा PSLV C5 है, GSLV F15 है, PSLV C58 है, GSLV F14 है। आप मार्क करिए सही आंसर, GSLV F14। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी हमारी। इनसैट 3DS के बारे में देखते हैं तो क्या है, ये कौन सा मतलब क्या काम करेगा, कौन सी चीज़ें वहाँ पे मेजरमेंट किन चीज़ों को लेकर, तो क्या है जो इनसैट 3DS है मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इनसैट 3DS जो 2013 में लॉन्च किया गया था और इनसैट 3DR जो 2016 में लॉन्च किया गया था, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से इसको लॉन्च किया गया है और GSLV F14 का यूज़ किया गया। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से लॉन्च किया गया है। इनसैट का अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट 1B 1983, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं हमारी। इसरो के बारे में सारी चीज़ें लिख दी है, मैं आपको बहुत बार ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ इसरो के बारे में, उनका चेयरमैन कौन है, स्थापना कब हुई थी, ठीक है। और मतलब किन्हें रॉकेट मैन कहते हैं, देखिए 1969 में इसकी स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है इसका। आपसे इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, चाहे चंद्रयान 3 को लेकर के हो या आदित्य L1 को लेकर हो, तो हमें इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या हेडक्वार्टर क्या है, बेंगलुरु में है, स्थापना 1969 में हुई थी। चेयरमैन अभी कौन है इसके, एस सोमनाथ है इसके चेयरमैन, ठीक है। और इसके बारे में देखें, ये उनकी आत्मकथा है, ठीक है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, KC1 को बोलते हैं। मोटो क्या है इसरो का, तो स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, तो ह्यूमन काइंड के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ये इनका मोटो है या एम है। इस मतलब इस थॉट लेकर ही इसरो हमारा काम करता है। नेक्स्ट देखिए अगर क्या है, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट जो है रेलवे ग्रुप D का था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आर्यभट्ट नाम था, जो हमारा उत्तरी ध्रुव में हमारा जो केंद्र है अनुसंधान केंद्र, उसका नाम है हिमाद्री है। और हमारी जो पहले जो हमारे प्रथम जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो राकेश शर्मा थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा रखी है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये हमारा जो अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया था वो कब लॉन्च किया गया था, कहाँ से लॉन्च किया गया था, रॉकेट का नाम क्या था, लैंडर कौन सा यूज़ किया गया था, प्रोजेक्ट कौन सा था, डायरेक्टर कौन थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि जो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन से थे, P वीर मुथुवेल थे इसके डायरेक्टर। और जो C3 चंद्रमा को किस स्थान पर उतारा गया है आपसे पूछ सकता है, तो जिस केंद्र पर उतारा गया उसे क्या बोलते हैं, शिव शक्ति केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे मैं डिस्कस कर दिए आपके साथ। मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया कि हम NCERT के लिए फाउंडेशन बैच चला रहे हैं 6 to 12, जिसमें सारी NCERT आपके कवर होंगी। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। तो आप अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो तो आप इसको पढ़ सकते हो। जिन्होंने हमारा अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के स्टार्टिंग में एक QR कोड दिया गया, आप उसको स्कैन करके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी हम करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका PDF या PPT आपको वहीं पर एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, ठीक है। तो आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड
डाउनलोड कर लीजिएगा। और RO टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको डेली बता रही हूँ कि अगर आप RO का एग्जाम दे रहे हो और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, जो मात्र 30 रुपीज़ में आपकी 51 रुपीज़ में आपको 30 टेस्ट है और 75 रुपीज़ में आपको 60 टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज अपना जो भी क्लास लेते रखते हैं। आई होप आप डेली वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा जो वीडियो है लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम से मिल पाएँ। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।